अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और अगला दौर होना है 2 जनवरी को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इमरान खान से हालिया मुलाकात की है तो उसमें बात सामने रखी गई है कि PTI चाहती है कि 31 जनवरी तक जो मुज़ाकरात हैं इनका कोई नतीजा निकले या कोई पेशरफ्त हो। एटलीस्ट 31 जनवरी तक मुज़ाकरात में कुछ ना कुछ आगे मामला बढ़े या फिर मुकम्मल हो जाएँ। अब सब इसके ऊपर जहाँ तज्ज़िया तबसरे भी कर रहे हैं, अपनी तजावीज़ भी पेश कर रहे हैं, वहाँ आज राना सनाउल्लाह साहब जो कि मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की तरफ से बनाई गई है उसमें भी, और जो हुकूमत है उसके भी पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, वो ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली ज़रदारी अगर बैठ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है, लेकिन जो ये मुज़ाकराती टीम है ये मामला बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकती है अगर थोड़ी सी अप्रोच भी चेंज की जाए। उन्होंने कहा वो वाली अप्रोच होनी चाहिए जैसे नवाज़ शरीफ की 21 अक्टूबर 2023 को सोच थी। इसको मज़ीद एलाबरेट उन्होंने करते हुए ये बताया कि नवाज़ शरीफ बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत से पहले अपनी अपनी गलतियाँ तस्लीम की थीं, आगे बढ़े थे। बैठकर बात करने से पहले अपनी गलती तस्लीम करना बड़ा ज़रूरी है, और अगर गलतियाँ तस्लीम नहीं कर सकते तो कम से कम अफसोस का इजहार ही कर लें। और ये भी कहा कि जहाँ तक झूठे मुकदमात का कहा जा रहा है तो अपने दौर में भी, यानी तहरीक इंसाफ की तरफ उन्होंने बात करते हुए कहा कि अपने दौर में भी ऐसे ही मुकदमात कायम किए गए। अब ये जो बात की है राना सनाउल्लाह साहब ने, क्या दुरुस्त बात है? कितना वज़न है इनमें? जो बातें चल रही हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रोच अपनी चेंज करने की ज़रूरत है? सब कुछ अपने तज्ज़ियाकारों के सामने रखते हैं और उनसे जानते हैं उनकी राय। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज इसके लिए आसिफ बशीर चौधरी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब स्काइप के थ्रू, इस्लामाबाद से फ़खर दुरानी और फ़ोन लाइन पर उमर चीमा साहब भी हमारे साथ हैं। फ़खर, आप कहिएगा सबसे पहले, राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, 2 मुख्तलिफ पोर्शंस है इसके। यहाँ से शुरू करते हैं कि उन्होंने जो इस मरहले के ऊपर नवाज़ शरीफ, ज़रदारी साहब, इमरान खान साहब को बराह रास्त बिठाने की बात की है, किस हद तक अभी काबिल अमल या दुरुस्त बात है वो? शुक्रिया अलीना। देखें, आइडियली तो यही होना चाहिए कि ये तीनों जो बड़ी जमातें हैं, सियासी जमातें, अगर ये वाकई सिविलियन बालादस्ती और जमहूरियत ही के हवाले से वो चाहते हैं कि जमहूरियत यहाँ पे मजबूत हो, तो इन तीनों को मिल बैठ के ही ये कोई ना कोई हल निकालना चाहिए और जमहूरी इदारों को मजबूत करना चाहिए। लेकिन क्या एक्चुअली ये हो भी सकता है, ये नहीं हो सकता? और जो राना सनाउल्लाह साहब की भी ये तजवीज़ है, मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि देखें जो बाकी 2 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने माजी में जो भी गलतियाँ की उसका उस हवाले से उन्होंने ना सिर्फ ये कि उसका वो किया, इकरार किया, और उस हवाले से मिसाक जमहूरियत के उसमें सूरत में इन्होंने वो किया भी, उसकी तलाफ़ी भी की गई है। लेकिन इमरान खान का जो तर्ज़ सियासत है और जो उनकी जमहूरियत का जो सियासत करने का अंदाज़ है वो इनको सूट ही नहीं करता कि ये इनके साथ मिल बैठ के ये तमाम तर जो मामलात हैं उसको हल करें और सुलझाएँ, और उसके बाद ही जमहूरी जो इदारे हैं उसको मजबूत करें। देखें, इमरान खान के अब जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मैं तो अब भी होपफुल नहीं हूँ कि ये इसका कोई नतीजा निकल सकता है और कोई इसका कंक्रीट जो है वो आगे जाके इसके हल वो निकलेगा। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये जो तजवीज़ है, इस पर PTI आखिर आ क्यों रही है? ये मुज़ाकरात के हवाले से हमें ये भी देखना होगा कि देखें 26 नवंबर तक ये जितने भी इनके पास ऑप्शंस थे, चाहे वो 9 मई की सूरत में हो या वक्तन फ़वक्तन इन्होंने जलसे जुलूस या फिर इस्लामाबाद का नाटका बंद किया है, ये तमाम ऑप्शंस इन्होंने आजमा ली हैं। कानूनी भी जो रास्ते हैं वो भी इन्होंने अपना के देख लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इनको रास्ता नहीं मिल रहा। अब ये बवजह मजबूरी ये इमरान खान, अब भी मैं समझता हूँ कि ये संजीदगी से कोई मुज़ाकरात का नहीं, ये कोई टाइम गेन करने के लिए ही वो किया जा रहा है। अदरवाइज़ देखें, जो इसमें मुज़ाकराती टीम में भी जो अरकान वो शामिल किए गए हैं उसमें भी ऐसे वो लग रहा है कि बज़ाहिर ये संजीदा नज़र नहीं आ रहे। इसमें 2 ऐसे लोग हैं जो मुज़ाकराती टीम है जो कि PTI के दरअसल वो हैं नहीं, अरकान ही नहीं है, एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और दूसरे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। तो ये क्या ये इसका कोई नतीजा निकलेगा? और क्या ये जिस तरह तीनों बड़े लीडरान बैठ सकते हैं, इमरान खान बिलफर्ज ये कोई रिहा भी हो जाते हैं ये मुज़ाकरात की सूरत में और उनके केसेस से कोई ज़मानत भी हो जाती है, तो उसके बाद भी क्या ये इसकी कोई गारंटी है कि इमरान खान बिल्कुल खामोशी से ये कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप भी हो जाती है कि ये 2 साल 3 साल के लिए खामोश हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि
क्योंकि इमरान खान की जो नेचर है और जो ओवरऑल जो सियासी तर्ज अमल है उसके ऊपर ये एक दिन भी इस तरह खामोशी से नहीं बैठ सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुझे कोई उम्मीद नज़र आती है ये मुज़ाकरात आगे जाके कोई उनका कोई नतीजा खेज साबित होंगे और ये तमाम तर जो जमहूरियत की मजबूती के लिए ये मिल बैठ के ये करेंगे। जहाँ तक मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की तरफ से है, इस हवाले से आज मैंने इरफान सिद्दीकी साहब से भी बात की और उनसे पूछा कि आप क्या होपफुल हैं कि PTI की तरफ से ये जो मुज़ाकरात के लिए है इससे कोई नतीजा अखज़ हो सकता है। और ये जो 31 जनवरी के हवाले से PTI बता रही है कि 31 तक वो चाहते हैं कि कोई एटलीस्ट कंक्लूसिव इसके हवाले से कोई हल निकल सके। तो वो कहते हैं पहली बात तो ये है कि हमें ये पहले जब ये चार्टर ऑफ डिमांड है अपनी ये 2 जनवरी को जब ये पेश करेंगे रिटन फॉर्म में, उसके बाद ही ये जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। हम तो ये चाहते हैं कि एक हफ्ते में ये मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकला है, लेकिन ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि PTI का आगे कैसे जो है इसके हवाले से वो उसको लेके और संजीदगी से वो करते हैं। ऑब्वियसली वो कहते हैं कि संजीदा ही होंगे कि ये मुज़ाकरात के लिए आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा बज़ाहिर कि ये जो PTI की तरफ से कोई संजीदा एफर्ट की जा रही है और कोई इसका कोई हल निकलेगा। अच्छा, दूसरी बात के ऊपर आते हैं जो अब ये कह रहे हैं कि गलती तस्लीम करनी होगी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं स्पॉयलर्स के बारे में इन मुज़ाकरात के, तो 9 में PTI से कौन कौन सी गलतियां हुई सियासी तौर पर उसकी ज़रूर बात होती है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि गलती तो माननी पड़ेगी, कम से कम अफसोस तो करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ख़ास तौर के ऊपर अगर इमरान खान के हवाले से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान ने जो माजी में जितनी भी गलतियां की हैं, चाहे वो सियासी जमातों के उनके हवाले से नाजेबा अलकाबात के हवाले से हों या इदारों के ऊपर चढ़ाई के हवाले से हों, कि इमरान खान अपनी कोई गलती का एहसास करेंगे, तो ये मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान को इस तरह का वो काम कर सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2013 के जब इंतखाबात हुए थे तो उसके बाद आपको याद है कि ये 40 पंक्चर वाला और फिर उसके बाद इन्होंने जो धांधली के हवाले से एक कैंपेन शुरू की थी। उसके बाद ये सियासी जमातों ने मिल बैठ के ये किया था कि हम ठीक है सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की ही डिमांड के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट से इसकी इंक्वायरी कराने के लिए वो किया गया। और इनका जो आपस में एग्रीमेंट हुआ था, जो उस टाइम मुस्लिम लीग नून थी या बाकी जो जमातें थी और इमरान खान का, यही था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से धांधली साबित हो जाती है तो फिर ये जो हुकूमत थी उस टाइम मुस्लिम लीग नून की, वो जो इलेक्शंस है वो दोबारा से कराए जाएंगे। और अगर ये धांधली सुप्रीम कोर्ट से साबित नहीं होती तो इमरान खान पब्लिकली माफ़ी मांगेंगे इस हवाले से कि उन्होंने ये गलत कैंपेन की गई थी। उसके बाद आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद इमरान खान माफ़ी तो दूर की बात कि अपनी गलती तक का उन्होंने वो नहीं किया था कि मुझसे गलती हुई थी। तो मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान के लिए ये कोई इस तरह का वो माफ़ी मांगेंगे या अपनी गलती के हवाले से कोई इसका इजहार करेंगे कि हमसे गलतियां नहीं। बहुत कुछ सियासत में हुआ, बहुत उतार चढ़ाव है। मज़हर साहब और खान साहब भी अब आपको लगता है कि कुछ अपनी स्ट्रैटेजी को बदले होंगे, अब सियासत से कुछ सीखें? पहली चीज़ तो ये कि सियासत मुमकिनात का खेल होता है और जो तजवीज़ है राना सनाउल्लाह की, ये मैंने पिछले हफ्ते जो कॉलम लिखा था उसमें एग्जैक्टली यही बात लिखी थी कि अगर आप बातचीत को माना खेज बनाना चाहते हैं तो इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान भी अगर इस मुज़ाकरात का हिस्सा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, सीनियर पॉलिटिशियन है। और जो बुनियादी चीज़ें, क्योंकि आप यहाँ मुज़ाकरात करेंगे फिर जाके आप बानी से लेंगे, वो जाके नवाज शरीफ से राय लेंगे, शहबाज शरीफ से राय लेंगे, तो क्यों ना बराह रास्त ये मुज़ाकरात हो जाएं। तो अगर मीनिंगफुल डायलॉग की बात है तो ये तजवीज़ सबसे साइब तजवीज़ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो PNA की जब तहरीक में मुज़ाकरात की टीम को हेड जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, दूसरी तरफ मौलाना मुफ्ती महमूद, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, प्रोफेसर गफूर बैठे थे। यानी वो सारे लोग जो बिल्कुल डायरेक्ट जो है फैसला करने के मजाज थे। PNA की ज़रा प्रॉब्लम थी क्योंकि वापस उनको नौजमाती इत्तेहाद था, लेकिन भुट्टो साहब खुद बैठे, साथ में अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जो उनके लॉ मिनिस्टर थे, कहीं कोई लीगल मसला होगा उसको सॉर्ट आउट कर लिया। तो अगर वाकई माने खेज मुज़ाकरात होने हैं तो यही तरीक़ा है कि ये लोग बैठें, क्योंकि आप अपनी टीम के तहत मुज़ाकरात जब करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है। अब मुज़ाकरात से पहले कल भी हम ये बात कर चुके थे कि मेरा ख्याल है कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी कम से कम उसमें जो सियासी पहलू था उस पर शायद बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी एक मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, वो अपने मंतकी। दूसरे ये कि मुज़ाकरात गैर मशरूत होते हैं। ये जो PTI शर्त लगा रही है कि 31 जनवरी तक, ये बिल्कुल गलत है, वापस लेनी चाहिए उन्हें।
सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसको भी वापस लेना चाहिए। जब मुज़ाकरात फ़र्ज़ करें नाकाम हो जाते हैं मुज़ाकरात, तो आपके पास टाइम है, आप दोबारा कॉल दे दें। और यही चीज़ें आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने बात की कि एक तरफ ये कि शर्त कोई नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ एतमाद साजी के इक़दामात होने चाहिए। और एतमाद साजी के इक़दाम की एक मिसाल मैं दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हुकूमत जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद को पर से केस विड्रॉ करती है, एक उसका रीज़न है, उसका हेल्थ रीज़न है, कैंसर की पेशेंट हैं, 70 साल से ज़्यादा की वो हैं, जो भी उन पे इल्ज़ाम हो, तो अगर आप वापस ले सकते हैं तो एक ये जाएगा, एक मैसेज जाएगा, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। कुछ और जिन पे सीरियस चार्जेस नहीं हैं उनकी रिलीज से इब्तिदा की जा सकती है। तो मुज़ाकरात अगर माने खेज बनाने हैं तो एक तरफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने चाहिए और दूसरी तरफ कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। आप जाएं गैर मशरूत, क्योंकि मुज़ाकरात की ज़्यादातर कामयाबी होती ही उस वक्त है जब आप माजी को भुलाकर मुज़ाकरात करते हैं कि दोनों तरफ से जो माजी में हुआ, क्योंकि माजी में सिर्फ ये दो जमातें ही नहीं थी सर, बट भुलाने के लिए ये है ना कि पहले तस्लीम किया जाए कि हुआ है, क्योंकि एक तरफ से तो 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर पीटीआई कहती है कि हमारे खिलाफ हुआ। तो फिर हाँ, तो अलीना तो फिर 8 फरवरी पे फिर तय कर लें, वो कहेंगे 2018 तय कर लें, तो आप उसमें ही चले जाएंगे। देखिए, एक है केसेस अपने लीगल कोर्ट्स में, उसमें सिर्फ डिबेट ये है कि केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलने चाहिए या सिविलियन कोर्ट में चलने चाहिए, इस पे डिबेट कर लें। दूसरी बात जो है, असल जो चीज़ें हैं उस पर आए, मतलब अगर फ़र्ज़ करें इसी पर बात होती है इलेक्शन के ऊपर, तो दोनों इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है कि क्या 2018 के इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे, क्या 2024 के फ्री एंड फेयर थे, अब इसका हल तो एक जुडिशल कमीशन ही निकाल सकता है। तो इस पर एग्रीमेंट हो सकता है जुडिशल कमीशन पे, उस पे, क्योंकि तो तरीका ये है कि असल बात ये है, मुझे नहीं पता क्या चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जा रहा है, लेकिन मुज़ाकरात में चार्टर ऑफ डिमांड नहीं पेश किया जाता। अच्छा। मुज़ाकरात जब आप जाते हैं, क्योंकि ये कोई ट्रेड यूनियन नहीं है कि आप चार्टर ऑफ डिमांड, आप सीबीए हैं और सीबीए के तहत आप जाके कोई चार्टर ऑफ डिमांड, सीधी सी बात है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो पॉलिटिकली आपको आगे बढ़ना है, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, उसका फ्रेमवर्क तय कर लें। ठीक है, ये तय कर लें कि आज से फ़र्ज़ करें 3 महीने दे दें आप जुडिशल कमीशन को कि आप 3 महीने में या 6 महीने में ये फैसला कर लें कि 2018 और 2024 के इंतखाबात, और फिर पहले ये तय कर लें कि जी फ़र्ज़ करें अगर एक इलेक्शन गलत साबित हो जाता है या दोनों इलेक्शन गलत साबित होते हैं, तो उसका हल क्या एक और इलेक्शन है। सर, तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करना भी तो एक कंक्लूसिव पेपर या फिर कोई डिमांड या फिर कोई नुक्ते कुछ तो होंगे ना, तो वो उसको चार्ट ऑफ डिमांड्स अगर नाम अलीना तरीका यही होता है कि आप कॉन्सेप्ट पेपर देते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट, उसको डिमांड्स ना कहें बेसिकली, एक कॉन्सेप्ट पेपर पीटीआई दे, एक्सचेंज करें, उसमें संजीदगी उस सूरत में नजर आएगी कि कम से कम जबानों पर दोनों जमातें जबानों पर कंट्रोल हासिल करें जब तक मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। उसके बाद आप भी फ्री हैं, दूसरे भी फ्री हैं, फिर आप अगर नहीं कामयाब होते तो अपने अपने राह पे चले। आसिफ, कितनी ये काबिल अमल है तजवीज़ के बड़ों को बिठाया जाए, और दूसरी बात ये जो गलती तस्लीम करने वाली बात करें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं आगे। जी, मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है, ये ज़ुबान तो राना सनाउल्लाह की है, लेकिन ये बात उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ की है। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ जेन्युइनली ये चाहते हैं कि पीटीआई जो इस सिस्टम की एक स्टेक होल्डर है उसको सियासी धारे में लाया जाए, और हम सियासी मैदान में लड़ाई बेशक लड़ें और इंतज़ार करें, लोग जिसको भी लाते हैं दूसरे लोग इंतज़ार करें। और ये एक अगर पीटीआई के एंगल से देखें तो ये उनकी एक बहुत बड़ी इस लिहाज से कामयाबी है कि बाकी सियासी जमातों का जब वर्का फटता है तो उनको माइनस करने की कोशिश 5-5 साल 4-4 साल होती है, और अभी 1 साल नहीं हुआ इमरान खान साहब को, और सियासी जमातें उन्हें ऑफ़र कर रही हैं। माइनस इमरान खान ख़त्म हो जाता है ना जब ये मुज़ाकरात की बात होती है। मैं ये समझता हूँ अभी भी जो लोग मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं वो अपने अपने लीडर से गो हेड लेके बैठे हैं, उनकी तायीद, उनकी रजामंदी इसके अंदर शामिल है। इवन पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की रजामंदी भी इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल है। और मेरी ज़ाती राय में जो पेशगी जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो सिर्फ एक नर्व चेक की जा रही हैं एक दूसरे की, जिस तरह फ़लाँ डेट तक करें,
अब इधर से मुतालबा आ रहा है कि जी इमरान खान साहब को पहले आप रिहा करें, मुकदमात ख़त्म करें, मैंडेट वापस। दूसरी तरफ से आएगा आप 9 मई पे एक वीडियो माफ़ी मांग लें तो आपसे हम सारी ये बातें कर लेते हैं। इमरान खान साहब को भी पता है कि उनकी रिहाई किसी पार्लिमानी कमेटी से मुज़ाकरात के नतीजे में नहीं होगी, अदालत से होगी। उसमें एक ज़मानत के लिए एक केस जाएगा, उसमें हुकूमत कहीं पे लचक दिखाएगी, उसके बाद ही उनकी रिहाई होगी और अदालत से होगी, किसी मुज़ाकराती कमेटी से, पार्लिमानी कमेटी से नहीं होगी। लेकिन एक दूसरे के नर्व जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं और ये मुज़ाकरात में होता है। सियासी जमातें, ये सियासी जब भी लोग बैठते हैं मुज़ाकरात, उसमें उसका हुस्न यही है, उसका हुस्न यही होता है कि एग्री टू डिसएग्री जो होता है उसमें से निकाला जाता है। जो बात की जा रही है ना मुतालबात की और माफ़ी की और गलतियाँ मानने की, ये माननी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है जिससे गलतियां ना हुई हों। इमरान खान साहब के दौर में तो बरमला पहले अनाउंस किया जाता था कि इस महीने मैं फ़लाँ बंदे को बंद करूंगा, और फिर बंद किया जाता था, फिर तकरीरों में कहा जाता था फ़लाँ का एसी उतरवाऊंगा, फ़लाँ की मूंछों को यूँ करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि उनसे भी सियासी गलतियाँ हुई हैं उन्हें। और एक मैं अगर आपको एक छोटा सा इसकी मिसाल दूँ कि कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ सियासी जमातों को देनी पड़ती हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली के जो सरबराह हैं मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम, वो पाकिस्तान के एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत थे जो अहम हुकूमती उमूर के फ़ैसले भी करते थे। मियाँ नवाज शरीफ के वालिद मियाँ शहबाज शरीफ जो फैमिली शरीफ फैमिली के सरबराह। तो मियाँ नवाज शरीफ जब पॉलिटिक्स में आए तो उनको भी यही बताया गया था कि बीबी सिक्योरिटी रिस्क हैं, इन्होंने सिखों की लिस्टें दे दी, और मियाँ साहब ये बातें जलसों में किया करते थे। और बीबी उनके सारे ख़ानदान पे, जरदारी साहब पे, इन सब पे केसेस भी बनाए गए और जलसों में ये बातें की जाती थी कि बीबी सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये है वो है। ये 90 की जो पॉलिटिक्स थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर जब बीबी सेकंड टाइम आती हैं तो बीबी रहमान मलिक जो है उनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA लगाती हैं और उनको ये टास्क देती हैं कि आपने शरीफ फैमिली को जो है वो जेलों में डालना है। तो वो एक बड़ा ही दिलचस्प केस बनाते हैं मियाँ शरीफ पे, एक FIA का मुकदमा बनाने के लिए। अमेरिका पॉलिटिक फैमिली के वो कहते हैं घर डकैती हुई है, उसमें जो नकाबपोश गए थे उसमें एक मियाँ शरीफ भी थे, और उनको जो है बड़े ही डिस्गस्टिंग वे में गिरफ्तार किया जाता है। जीप में जिस तरीके से डाला जाता है, बड़ा ही डिस्गस्टिंग वो तरीका किया जाता है, और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और मियाँ शरीफ जो हैं वो, उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। ज़ाहिर है कि एक बड़ा ही डिस्ग्रेसफुली उन्हें अरेस्ट किया गया था। तो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ और जो इनके भाई थे, इन्होंने वहाँ पे एक इनकी हालत गैर थी। ज़ाहिर वालिद साहब का बड़ा एक असर और बड़ों का एहतराम है उस ख़ानदान के अंदर, इवन छोटे भाई बड़े भाई का भी बड़ा एहतराम है, अभी तक हम देखते हैं। तो वहाँ पे तो वो यानी कि बड़ी शदीद जज्बाती एक कैफियत थी। वहाँ पे एक ओथ हुआ कि मियाँ शरीफ साहब पे जो झूठा मुकदमा बनाया रहमान मलिक ने, हमें जब भी ताकत मिलेगी हम रहमान मलिक को फिक्स करेंगे कि इन्होंने हमारे वालिद साहब के साथ इतनी ज़्यादती की। अच्छा। वक्त गुजर गया, मियाँ रहमान मलिक जो थे बड़े पावरफुल अफसर थे और उन्होंने सियासी विक्टिमाइजेशन जो है उसकी पूरी बैकिंग थी PM हाउस से भी, तो उन्होंने बड़ा ही लोगों को रगेदा। बाद रहमान मलिक साहब ज़ाहिर जब बीबी की हुकूमत 1996 में ख़त्म हुई, फिर इलेक्शन हो गए, रहमान मलिक साहब तो पहले ही अरेस्ट हो गए थे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी में, लेकिन वो बाहर चले गए। तो उनकी अदम मौजूदगी में उनको सज़ाएं हुई, उनकी नौकरी ख़त्म हो गई FIA की, और लंबी स्टोरी है। लेकिन जब शरीफ फैमिली एग्जाइल में गई, कू हुआ 99 का, फिर मुकदमा बना हाईजैकिंग का, जो भी आपको सारा इल्मी है, तो उसके बाद ये हुआ कि जब दोनों सियासी ख़ानदान लंदन में थे तो वहाँ पे इनको कहा गया कि देखें आप दो जमाती निज़ाम में आप दोनों बाहर बैठे हुए हैं, तो वो इसलिए कि आप एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम नहीं करते, आप एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपना कंधा देते हैं। तो वहाँ पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वो उसका जो डोल डाला गया, उसमें उसके बड़ी डेलिब्रेशंस हुई, सारा कुछ हो गया, और एंड ऑफ द डे एक ड्राफ्ट के ऊपर एग्री हो गए दोनों तरफ से सारे लोग। और ये भी वही बात है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो एक दूसरे को मनानी मुश्किल थी, लेकिन जब सियासतदान बैठते हैं तो उसका हल निकल आता है। तो खैर जब ये फाइनल हो गया तो रहमान मलिक जो थे उन्होंने बीबी से कहा कि बीबी आपका तो COD हो जाएगा, तो मुझे तो फिक्स करेगी शरीफ फैमिली, क्योंकि मैंने तो बड़े मियाँ साहब पे मुकदमा किया था और उन्हें अरेस्ट किया था। तो बीबी ने कहा कि मैं आपका भी कुछ करती हूँ। तो बीबी ने मैसेज भिजवाया जी कि ये जो इस पे इंक होना है इस एग्रीमेंट को, वो रहमान मलिक के घर होगा। अच्छा। तो इस बात पे बड़ा फिर लेदे हुई, बल्कि डेडलॉक हो गया। उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे उनके घर, उन्होंने तो हमारी वालिद साहब के साथ जो है ओथ है हमारा। तो बीबी ने कहा कि अगर आप ये पिछले बातें अगर रखेंगे तो फिर इस COD की तो कोई हैसियत नहीं है, तो मैं साइन नहीं कर, ठीक है नहीं आप नहीं आते तो साइन नहीं करते। एक डेडलॉक हो गया। तो फिर जो बीच में लोग थे, जो आवाज़ें थी, जो सियासतदानों को इकट्ठे देखना, उन्होंने कहा देखें अगर आपने लड़ना है और पिछली बातों को नहीं भुलाना तो फिर आप सिर्फ लड़ें, एग्रीमेंट ना करें। फिर उसका नतीजा ये हुआ कि मियाँ साहब
मान गए, वो चल के घर गए रहमान मलिक जो हैं उन्होंने उनसे अपॉलॉजी की, सॉरी की, वहाँ पे सब गलतियाँ जो थी उनके वो माफ़ी हुई, गले मिले और वहाँ पे COD जो है वो इंक हुआ। तो सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे जब किसी डायलॉग पे जाते हैं तो फिर उन्हें कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो ये क्लेम करे कि उनसे कभी गलतियाँ नहीं हुई या सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। तो जब आप बैठते हो तो एक दूसरे की वो गलतियाँ जो हैं अपनी उनको आप दरगुजर करते हैं कि मैंने ये किया था, दूसरे ने, तो ओके इसको अब आगे लेके चलना है। और मेरा ये ख्याल है कि सियासतदान अगर नहीं बैठते ना तो ना तो सियासतदानों का कोई फ़ायदा है, ना डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा, ना इस मुल्क का कोई फ़ायदा है। तो होगा यही कि मैं तो पुरुमीद हूँ ये जितने भी अभी ये कमेटी के अंदर लोग बैठे हैं ये अपनी पार्टियों से मैंडेट लेके बैठे हैं। मुज़ाकरात की शुरू में ऐसा ही होता है कि बात जो है 1000 से शुरू की जाती है, एंड ऑफ द डे जो है वो 50 के ऊपर आके बात सब एग्री हो जाते हैं। 18वीं आईनी तरमीम की एक मिसाल हमारे सामने है, देखें कितनी मुख्तलिफुल ख्याल पार्लिमानी जमातें थी और कैसा एक लेकिन सियासतदानों ने लचक दिखाई, मिलकर बैठे आए, इख्तलाफी नोट दिए चीज़ों के ऊपर, लेकिन एक बड़े डॉक्यूमेंट के ऊपर सब ने एग्री किया। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पोलिटिकल सिस्टम को अगर आगे ले जाना है और PTI को ये बात याद रखनी चाहिए कि PTI अभी जब मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठी है ना तो वो गो नवाज गो, सिविल नाफरमानी, पार्लियामेंट हमला, PTV फलां, 9 मई, 26 नवंबर, इस्लामाबाद लॉकडाउन, भी बात की थी साहब ने बात की कि अब जो रियासत की तरफ से रिस्पांस खासकर कल आया है उसके बाद शायद मामला थोड़े से मुश्किल हो गए हैं या डावाडोल उनको लग रहे हैं। जरा इसके ऊपर भी बात करते हैं और ये जो मुज़ाकरात की बात है आगे किस तरह से चल सकती है। उमर चीमा साहब का तज्जिया भी रहता है बट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सनाउल्लाह साहब ने जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान में मुज़ाकरात चल रहे हैं उससे मुतल्लिक इज़हार ख्याल की, अपने तज्जियाकारों की उसके ऊपर राय जान रहे हैं। उमर चीमा साहब आप कहिएगा कहाँ तक आपको काबिल अमल लगती है राना सनाउल्लाह साहब की राय? सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर ये तीनों मिलकर बैठ जाएं, कौन कौन, मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब और इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो तब भी कोई अगर मीटिंग होती थी तो इमरान खान उसमें नहीं बैठते थे। सो मच कि अगर किसी जगह पे आर्मी चीफ ने या DGISA ने ब्रीफिंग देनी होती थी, इवन पुलवामा का इशू जब आया, इससे ज्यादा उस टाइम क्या क्राइसिस आ सकता था, तो इमरान खान उसमें नहीं बैठते थे। इमरान खान इवन प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने जो अपने नंबर 2 नंबर 3 रखे हुए होते थे उनके जरिए बात करते थे। उन्होंने एक बड़ी शौरी कोशिश की कि मैं अपना लेवल इनसे अबव रखूं कि मेरा और आपका कोई मुवाजना नहीं है। तो मिलने वाली बात, आपस में बैठने वाली बात, वो इन चीज़ों पर यकीन ही नहीं रखते। इवन अगर उनको कहा भी जाए ना कि ये उधर मुज़ाकरात का जो वेन्यू है वो अडियाला जेल में होगा, इमरान खान जो है यानी कि वो जेल में बंद है, फिर भी वो नहीं बैठेंगे। ठीक है, वो अपना समझते नहीं है कि मेरा इनके साथ कोई मुवाजना हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या उनको मुज़ाकरात करने से या एक सियासी टेम्परेचर कम करने का इमरान खान को कोई फायदा होगा? इमरान खान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये नुकसान पहले जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी बात हम कर रहे हैं, उन पार्टियों ने भी अपना नुकसान किया कि एक दफा मियां नवाज शरीफ उन्होंने अपने किसी बंदे को बुलाया हुआ था घर पे, उन्होंने कहा जी कि मेरी जो एक मुसालिहाना पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की तरफ, ये आपके ख्याल में दुरुस्त है या गलत है? उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी है, मौरख इसको सुनहरी हरूफ में लिखेगा। मियां साहब ने कहा, मियां साहब की पूरी फैमिली उधर बैठी हुई थी खाने पर, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इस टेबल पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं आपके अलावा मेरे साथ कोई बंदा एग्री नहीं करता है इस पॉलिसी पर। और उनका ये ख्याल था जी कि इससे हमारी सियासत खराब हो रही है। ठीक है, लोग जो हैं वो लड़ाई को पसंद करते हैं। अब अगर इमरान खान का देखा जाए तो इमरान खान इस लिहाज से उनसे ज्यादा को मौका शनास आदमी नहीं है। अगर आप यही देखें, हमारे पे तो इल्जाम लग रहे होते हैं नहीं फलां लिफाफा फलां लिफाफा, इमरान खान ने तो हकीकत में लिफाफे लोगों से लिए हैं। ठीक है, उनका जो शौकत खानम बना उसके हवाले से उन्होंने खुद इतराफ किया है कि नवाज शरीफ जो है उन्होंने मेरी कितनी हेल्प की, कितने करोड़ रुपए दिए। सो मच कि जो नमल बना, नमल के लिए 1000 एकड़ जमीन शहबाज शरीफ को एप्लीकेशन दी, शहबाज शरीफ से उन्होंने जमीन ली। अब इन लोगों से जिनसे वो जो अपने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जिनसे उनसे वो बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो वो उनके लिए जो सियासत है या उसके क्या एक डायनामिक्स हैं या किस तरीके से लोगों को वो साथ रख सकते हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए वो जिस तरीके से उन्होंने टेम्परेचर हाई किया हुआ है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो कम हो। इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़े लीडर हैं इस सेंस में
कि भाई उनकी ओवरऑल एक पॉपुलैरिटी है, लेकिन वो बड़ापन शो करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। वो आके इमरान खान पर ही रोक देगा चीजें। अभी भी देख लें कि वो बंदा जेल में है, ये कह रहे हैं जी मुज़ाकरात करने हैं, वो साथ जो है वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो, यानी कि बातें करना, उम्मीद रखना, हाँ ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को इस टाइम हीलिंग टच की जरूरत है। पाकिस्तान में इस टाइम सियासी कशीदगी कम करने की अशद जरूरत है, यानी कि ओवरऑल एज अ फेडरेशन, एज अ वफाक पाकिस्तान कमजोर हुआ है और दिन ब दिन जो हमारी आपस में तकसीम है वो बढ़ती जा रही है। वो पाकिस्तान की बका के लिए भी अच्छी नहीं है। लेकिन क्या ये चीजें इस तरह ये सब लोग सोचेंगे? अगर 3 लोग सोचे, चौथा बंदा ना सोचे, वो अगर स्पाइलर बन जाए और ऐसा स्पाइलर के जो सबसे पावरफुल हो, तो उससे मुज़ाकरात कैसे चलेंगे आगे? सर एक चीज़ कह दीजिएगा, ये जो आपने शौकत खानम और नवल से मुतल्लिक बात की लिफाफा लेने की, ये थोड़ी ज्यादती नहीं होगी? शौकत खानम जाती अपने इस्तेमाल के लिए थोड़ी बनाया खान साहब ने, लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया, लेकिन यह है कि उसका क्रेडिट आज तक या जाती जो एक सियासत में जो उन्होंने फायदा उठाया वो तो इमरान खान ने उठाया। सर वो एक जिद्दोजहद की ना उन्होंने, तो मेरा ख्याल है लिफाफा कहना थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। मैं आज कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहूँ, कोई भी गवर्नमेंट, मैं बिल्कुल कहूँ जी मेरा ये चैरिटी है, तो क्या वो जो मेरे पे मुझे कोई प्लाट अलाट करेंगे या कोई ग्रांट देंगे तो वो मेरे पे एहसान नहीं करेंगे? कोई और भी बंदा हो सकता है, ठीक है। चैरिटी एक बाकायदा एक बिजनेस है, पूरी दुनिया में लोग इसको कर रहे होते हैं और ऐसा सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है कि जिस पे आगे से ये इसी तरह के सवाल आते हैं जिस तरह आपने किए जी कि वो अवामुन्नास के लिए, और ये लोग इसी तरह एक उन्होंने अपनी एक स्मोक स्क्रीन बनाई होती है। उनके घर के अलावा कौन है और बंदा के जो मेन उसको उस सारे प्रोजेक्ट को हेड कर रहा है? तो ये तो इसी तरह एक गद्दी है कि जिस पे आपने अपना कोई चंदा भी आता रहता है, वो चलता रहता है, आपकी एक अपनी हुकूमत भी होती है, आपके सारे प्रोजेक्ट्स आप डिस्कस कर रहे होते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप यही समझ लें फॉर अ मोमेंट, हम यही समझे कि वो कुछ नहीं और करना चाहते, तो कम से कम जिन लोगों से उन्होंने फेवर लिया, कभी उन्होंने इस बात का इतराफ किया कि उनसे मैंने फेवर्स लिए? मेरा पॉइंट इधर ये था कि जिन लोगों ने उन पे इतनी मेहरबानी की, जो उनके ख्वाब थे उसको हकीकत में बदलने में, वो उनके साथ बैठना, क्या उनके बारे में वो एक सुलझी जुबान में गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते, तो क्या उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे? वो उन्होंने लोगों का ज़हन उनके बारे में उसमें उन्होंने चेंज कर दिया है, यानी कि उसमें एक जहर डाल दिया है उन लोगों के बारे में जिनकी मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, जिनसे वो फेवर लेते रहे हैं अपने चैरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए। आई डोंट थिंक कि मुज़ाकरात जो हैं कोई इतने आगे बढ़ते हुए आपको, लेकिन मज़हर अब्बास साहब की बिल्कुल अलग राय है। मज़हर साहब, क्या आप इत्तेफाक करते हैं? और ये जो उमर ने अभी बात की कि कहीं ना कहीं ऑडियंस नहीं चाहती, या जो आपकी ऑडियंस है उसको इस तरह की कन्फ्रंटेशन पसंद है कि वाकई में हमारी सियासत इवॉल्व इस चीज़ में हो गई है और खान साहब भी फिर उसी के ऊपर बिल्ड ऑन कर रहे हैं? देखिए, खान साहब 2007 में इत्तेहादी थे नवाज शरीफ और काजी हुसैन अहमद के, और 2013 में नवाज शरीफ इमरान खान साहब के घर गए थे बनी गाला, जब जो है शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू होने वाला था, ये कि उनकी हिमायत, अगर वो ऑपरेशन के मुखालिफ नहीं है तो कम से कम न्यूट्रल हो जाए। फिर 2014 में जब APS हुआ तो इमरान खान गए थे APS के, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, ये जो 2016-17 के बाद जो सूरत हाल बनी है, वहाँ से इमरान खान साहब का रवैया जो है ज़्यादा सख्त नज़र आता है हमें। और जनरली जाहिर है उनकी पॉलिटिक्स का जो 25-26 साल की पॉलिटिक्स का महवर ही 2 जमातें रही हैं। अब वो 2 जमातों में, उसके बावजूद मैंने कहा ना कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो बाकायदा इन तीनों जमातों ने, जमात इस्लामी, PTI और मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया था कि हम 2007 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे मुशर्रफ के अंडर। हालांकि वो कॉन्ट्रडिक्टरी थी, क्योंकि 2002 में इन सब ने हिस्सा लिया था, यानी नवाज शरीफ तो नहीं थे मुल्क में, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने। तो अब भी सख्त मौक़िफ़ के बाद बावजूद भी जो एक उमर बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली तो यही है कि नहीं लग रहा है कि ऐसा मुमकिन है। लेकिन 2 चीज़ें हैं, क्या राना सनाउल्लाह की तजवीज़ गलत है? तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है मेरे नुक्ते नज़र से। क्या ये हो सकता है? बहुत मुश्किल है ये अमली तौर पे होगा। तो 2 चीज़ें हैं कि प्रपोजल क्या जो है वो गलत है, प्रपोजल बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने ब्रेक थ्रू करना है। सर लेकिन प्रपोजल भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना जो काबिल अमल हो एटलीस्ट।
उसके लिए कोशिश होती है ना। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा इन दो जमातों के दरमियान या दो इत्तेहादों के दरमियान प्रॉब्लम क्या हो रही है, माजी के मुकाबले में कोई मीडिएटर नहीं है। यहाँ जैसे मुशाहिद हुसैन ले लें आप, या ख्वाजा साद रफ़ीक ले लें, या जो इंडिपेंडेंट माइंड के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वो मीडिएटर्स बनते हैं, वो जाके पीटीआई से भी मिलते हैं, वो जाके हुकूमत से भी। यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है, यहाँ बराह रास्त मामलात हैं कि हुकूमत ने उनसे अच्छा, एक जाविया ये है, एक जाविया अभी हमें फ़खर ने भी दिया, आप कहते हैं मीडिएटर, वो कहते हैं इंटेंट ही नहीं है। फ़खर कुछ कहना भी चाह रहे थे आप? अलीना देखें, पहली बात तो ये है कि वही जो इंटेंट वाली बात है, ये पीटीआई चाहती ही नहीं है कि मुज़ाकरात मानी खेज़ हों। देखिए उनका जो वोटर और सपोर्टर है वो उसका माइंडसेट को आपको पहले देखने की ज़रूरत है। और इमरान खान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, अपने जो सोशल मीडिया है और जो अपने सपोर्टर की उनकी राय होती है वो सोशल मीडिया के ही ज़रिए वो गेज करते हैं अपने वोटर और सपोर्टर की। तो उनका सपोर्टर भी नहीं चाहता कि ये इन सियासी जमातों के साथ बैठना चाहिए, इसलिए इस सूरत में इंटेंट जो इमरान खान की है वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत की तरफ से जो मदर साहब भी कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर के ऊपर इनको, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इस तरह के जो है वो कुछ पीटीआई के रहनुमाओं को रिहा कर देना चाहिए ताकि एक मुज़ाकरात की फ़िज़ा बने। देखिए इस हवाले से जो मेरी भी इतलात यही है कि कोई हुकूमती हलकों में इस हवाले से कोई बातचीत भी चल रही है, ख़ासतौर के ऊपर ये उसके ऊपर के डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को या इस तरह के कोई एक दो और जो रहनुमा है पीटीआई के, उनको ज़मानत के ऊपर रिहाई के हवाले से। लेकिन क्या आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने अपने अलावा जितने भी पीटीआई के ये रहनुमा गिरफ्तार हैं, चाहे इमरान खान हो, उनकी मीडिया से टॉक होती है, या पीटीआई के जो दीगर रहनुमा हैं, कभी उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद या पीटीआई के दीगर जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या इस तरह के और जो जितने भी जेलों में हैं उनके हवाले से कभी बात की है? कभी आज तक नहीं की, क्योंकि इमरान खान सिर्फ अपनी ज़ात के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। और ये पीटीआई के मुज़ाकरात भी वो किसी डॉक्टर यास्मीन राशिद या जो अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है उसके अंदर ये था कि अब मेरी रिहाई, खान साहब ने कहा, अब जो रिपोर्ट हो रहा है कि मेरी रिहाई बेशक ना करें लेकिन बाकी जो असीरान हैं उनकी रिहाई कर दें। आसिफ, एक बात जो फ़खर ने पहले भी की कि जो कमेटी है मुज़ाकरा, सॉरी एक सेकंड जी फ़खर, देखें ये अभी भी जब ये मुज़ाकरात का बिल्कुल चार्टर ऑफ जब डिमांड आएगी तो उसके बाद ही ये बाकायदा तौर के ऊपर वो नज़र आएगा कि क्या इमरान खान वाकई यही चाहते हैं कि जो बाकी वर्कर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाए और जितने भी लोग हैं और इनको यहाँ पे अडियाला जेल में ही रहने दें। इसकी भी जो रीज़न, और वो मैं अगर आपको बताऊँ कि इमरान खान को इस टाइम जो सहूलियात और जितनी भी फैसिलिटीज़ अडियाला जेल में मिल रही हैं वो शायद अगर इनको घर में बनी गाला में हाउस अरेस्ट भी कर दिया जाए तो वहाँ पर भी नहीं मिलेंगी। और उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इनको मीडिया तक एक्सेस है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो भी केस की समाअत होती है ये मीडिया से बाकायदा बातचीत करते हैं, इनके बयानात छप रहे हैं, लोगों तक इनकी बात जा रही है, दर्जनों के हिसाब से इनके अपने जो पार्टी के रहनुमा और वकला भी मिलते हैं। अगर ये हाउस अरेस्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी और जो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा सख्ती होगी। और ये इमरान खान भी जानते हैं कि जो अडियाला जेल में रहते हुए इनको ये मिल रहा है वो शायद हाउस अरेस्ट में वो जाके इनको नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि मैं अडियाला जेल में यहाँ पर खुश हूँ, मुझे कोई हाउस अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है या मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। आसिफ, आपकी क्या राय है इंटेंट के ऊपर? मुज़ाकराती टीम के ऊपर भी फ़खर ने अपनी रिजर्वेशन जाहिर की और फिर बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब अब अपने जो सपोर्टर्स और उन्होंने पॉलिटिकल पारा इतना हाई कर दिया हुआ है उसके यरगमाली बन गए? मेरी ये राय है कि इमरान खान साहब बिल्कुल इस बात को वो ये समझते हैं कि क्योंकि एक बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासतदान जो है वो दयानतदार है और बाकी सारे लोग जो हैं वो करप्ट हैं, तो अगर मैं इन सियासतदानों के साथ बैठता हूँ तो मेरा बयानिया जो है वो ख़राब होगा। ये उनकी बहुत अरसा सोच रही है और ये उसके ताबे चलते रहे हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखें, इमरान खान साहब ने जब मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी तो वो उन्हीं सियासतदानों के साथ बात कर रही है ना जिनके बारे में वो माजी में कहते रहे हैं, बल्कि अब भी कहते हैं कि वो करप्ट हैं, चोर हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने तस्लीम कर लिया ना कि वो भी स्टेक होल्डर हैं, जिसको वो नहीं कर रहे थे इससे पहले कि मैं तो बात ही उनसे करूंगा जिनके पास ताकत है। तो अब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि नहीं, इनके पास भी कुछ ना कुछ ताकत है या रास्ता यही है बात, क्योंकि ताकतवर लोग तो कहते थे हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। तो अब मामला ये है कि कम से कम एक स्टेप तो पीटीआई फॉरवर्ड हुई है। बाकी जो बयानात है मैं आपको बारहा कह रहा हूँ, किसी जमात ने मुज़ाकरात का बायकॉट नहीं किया, किसी जमात ने बातें की जाती हैं, मुतालबात होते हैं, लेकिन आप ये मत भूलें कि ये मुज़ाकरात बंद कमरे के इजलास में हो रहे हैं। बंद कमरे का इजलास होता है और स्पीकर ने लास्ट टाइम भी जो है वो उन्होंने कहा था हमने स्टेटमेंट भी मुख्तसर रखी है और आइंदा हम एक बंदा कर देंगे नॉमिनेट जो
बाहर बताएगा। बंद कमरे की बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अंदर कमरे में कुछ और हो रहा है, बाहर हमें कुछ और नजर आ रहा है। मेरा ये ख्याल है कि अंदर खुल के बात होगी ना, जब अभी 2 तारीख को वो लेके आएगी पीटीआई अपनी डिमांड्स के खान साहब को रिहा किया जाए, मैंडेट वापस किया जाए, वर्करों को रिहा किया जाए, मुकदमात खत्म किए जाएं, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए 9 मई फला। दूसरी तरफ से कहा जाएगा ठीक है आप 9 मई की वीडियो पे माफी मांगे, आपने जो सियासतदानों पे केस बनाए थे उनकी माफी मांगे। तो जब ये बातें सामने आएंगी और दोनों तरफ अपनी तरफ भी देखेंगे दोनों फरीकैन, तो उसके बाद होता यही है कि जहां पे कहीं पे डेडलॉक होगा तो सीनियर लेवल पे भी उसमें इनपुट आएगा। अच्छा। लेकिन ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि दोनों तरफ की जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं ये अपनी टॉप लीडरशिप की तायीद के साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये उनके मैंडेट के साथ यहाँ बैठी हैं। जो भी चार्टर ऑफ डिमांड आएंगे ये उन लीडर्स की तरफ से ही आएंगे। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कि खान साहब या पीटीआई 9 में 26 नवंबर से 2 कदम पीछे हट जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। चाहे इमरान खान 9 मई के ऊपर माफ़ी ना भी मांगे, अगर वो रिग्रेट भी करते हैं कि नहीं होना चाहिए था, तो सियासी जुबान में इसको गलती माना तस्लीम कर लिया जाएगा। और मेरा ख्याल है क्योंकि सारे सियासत इमरान खान साहब, मैं आपको कह चुका हूँ ना, ये सारी एक लिस्ट मैंने आपको बताई है कि 9 मई भी अब हो चुका, 26 भी हो चुका, उससे पहले लॉकडाउन हो चुका, पार्लियामेंट पे एक दफा ऑप्शन कोई और नहीं रहा ना उनके पास। अब उनके पास फर्दर क्या ऑप्शन है? वो एक बंद गली कुछ कहना चाहते हैं अलीना? ये जो एक तो उसके हवाले से कि ये सियासी क़यादत का इनको बिल्कुल मैंडेट है, और मैंने यही आज इरफान सिद्दीकी साहब से भी पूछा, वो कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी है कमेटी के हवाले से, और तमाम पूरा मैंडेट है इस कमेटी को। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपनी पार्टी के जो है वो उनको वो दिया है। जहाँ तक 9 मई के हवाले से माफ़ी मानने की बात है, पहली बात तो यह है कि पीटीआई ये मानती नहीं है कि 9 मई हुआ था, वो तो अब तक इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही कहते हैं, और इसीलिए वो इसकी जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो इसको मानेंगे या एक कदम पीछे हटेंगे। अच्छा, आसिफ कह रहे हैं अब पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है। दूसरा, जो बयानात होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। देखिए उधर से ख्वाजा आसिफ साहब भी तो सख्त बयान देते हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप अंदर बैठते हैं मुज़ाकरात की मेज़ पे, तो वहाँ पे दूसरी बातें होती हैं। वहाँ पे ये बात भी हुई कि आप अपने सोशल मीडिया को भी समझाएं, तो इस दफ़ा पीटीआई भी कहेगी कि आप भी अपने फलां बंदों को कहें कि ज़रा टोन अपनी ठीक रखें। मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं पार्लियामेंट के उसी कमेटी रूम नंबर 5 में जहाँ 18वीं आईनी तरमीम हुई थी, वहीं पर इजलास होते हैं, तो मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ कि इतने ज़्यादा जब सियासी लोग बैठते हैं, इतने बड़े मैंडेट के साथ बैठते हैं, कुछ लग रहा है आसिफ सुनगुन करके आए पार्लियामेंट की राहदारियों से। जी फ़खर अलीना, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँ, देखें ये बंद कमरों में अगर ये कोई पीटीआई ये समझ लेगी कि ये 9 मई के हवाले से बंद कमरे में कोई माफ़ी या एक कदम पीछे हट जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये इससे कोई ये मुज़ाकरात कोई मीनिंगफुल होंगे। इसके हवाले से अगर हम देखें, वही ISPR के जो DG की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 8 मई वाली, उसमें उन्होंने बाकायदा कहा हुआ था, और उससे जो इस्टेब्लिशमेंट है मैं नहीं समझता कि अब भी एक कदम पीछे हटी हो कि उनके घर को आग लगाएगी। और ऐसे कैसे हो सकता है कि माफ़ी भी ना मांगी जाए और ये तमाम तर जो है वो मामला हल हो जाए। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये बंद कमरों में कोई माफी या उससे लास्ट टाइम में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप ये देखें कि जो पहला मुज़ाकरात के पहले राउंड का जो स्टेटमेंट आया था, मैं लास्ट प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, उसमें बड़े तवील अरसे के बाद पीटीआई की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे जो शुहादा हैं हमारी फोर्सेस के, उनके लिए न सिर्फ दुआ की गई बल्कि उनके लिए मैसेज दिया गया कि सारी कौम उनके साथ खड़ी है। पहले कदम के तौर पे मैं इसको समझता हूँ कि ये बातें लीड करती हैं कि 9 मई के ऊपर भी चीज़ें जो हैं वो फॉरवर्ड होंगी, और डेडलॉक जो है वो हैं, लेकिन वो उसमें बेहतरी कुछ ना कुछ लचक दिखा दी जाएगी, बेहतरी आएगी। ठीक है जी, अब आने वाले दिनों में देखते हैं होता क्या है। हमारे तज्जियाकारों की जो तजवीज़ है इसके ऊपर राय बटी हुई है, अपनी राय का इजहार आप सोशल मीडिया पर कीजिएगा हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।